स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स विद हरीश कुमार। जो लास्ट सीरीज थी, लेक्चर सीरीज हमारी थी, उसमें हमने वेव पोर्शन कंप्लीट किया था ना तकरीबन। अच्छा, कुछ एमसीक्यूज या इसी पोर्शन को हम थोड़ा ऑब्जेक्टिव टाइप पे भी डिस्कस करना चाहते हैं। तो आज का जो आपका लेक्चर है ये सिर्फ और सिर्फ उन पोर्शंस की जो हमने अभी तक कवर किया है, खासतौर पे वेव पोर्शन, उसको हम थोड़ा ऑब्जेक्टिव बुनियाद पे देखना चाहते हैं। ठीक है, तो चंद एमसीक्यूज हैं। आप सबसे पहले इन एमसीक्यूज को थोड़ा देख लें, ये स्टेटमेंट देख लें, इस पे हम डिस्कशन करते हैं। ये एमसीक्यूज देख लें आप, ठीक है। ये एमसीक्यूज आप देख लें, इसको हम डिस्कस करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। राइट, पहला वाला जो एमसीक्यूज है ना, पहले हम इस स्टेटमेंट को देखना चाहते हैं कि स्टेटमेंट में क्या इसने बताया हमें। अच्छा, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है, जो कि प्लेन में है, ट्रेवलिंग वेव है। दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस वे। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो उसकी है वो ये है। इसका मतलब ये कि एक वेव है जो कि आप एज अ साइन फंक्शन लेते हैं। दैट कैन बी आइदर कॉस, यहाँ पे साइन है या कॉस है, कोई बहरहाल फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अच्छा, 2πt माइनस एक्स प्लस पाई अपॉन 3, ये कंप्लीट जो होता है इसको हम कहते हैं, इसका अपना फेज है। अच्छा, मैं इस फार्मूला को स्टैंडर्ड इक्वेशन से रिप्रेजेंट करना चाहूँगा। स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन फॉर द वेव जो होती है ना, वो हम किस तरह से लेते हैं, हम इस फार्मूला को कंपेयर करना चाहते हैं उससे। राइट, अच्छा, सो देखें इधर स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन जो कुछ लेक्चर्स पहले मैंने आपको बताई थी, वहाँ पे हमने ये देखा था कि दैट कैन बी ए और आपका जो भी साइन है ओमेगा टी माइनस के एक्स इस तरह से, और प्लस पाई अपॉन 3, ये आप इस तरह से ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें कोई परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे माइनस पहले वाला या बाद में। देखें, आप किसी भी चीज़ को माइनस एज अ कॉमन निकाल के आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। बहरहाल ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे फाई होता है, ये है स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन फॉर द वेव। अच्छा, कंपेयर करें गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड से। अच्छा, इसका मतलब ये कि कोएफिशिएंट ऑफ साइन थीटा जो होता है, कोएफिशिएंट ऑफ साइन फंक्शन जो होता है, वो एम्पलीट्यूड कहलाता है। अब यहाँ पे वो कोएफिशिएंट कितना है, 10, तो आप सिंपली कह सकते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव यहाँ पे कितना बनेगा, 10। तो जरा देखें पहला वाला जो एमसीक्यूज है, जरा इस एमसीक्यू को देखें। द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज डैश यूनिट, तो बड़ा सादा और सिंपल इसका जवाब आपको यहाँ पे आपके सामने है। जो कोएफिशिएंट ऑफ साइन फंक्शन होता है इसी को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, और यहाँ पे सीधा साधा सिंपल 10 लिखा हुआ है। इट मीन्स यू कैन से एम्पलीट्यूड ऑफ द गिवन वेव इज 10 यूनिट। बड़ी सिंपल रिप्रेजेंटेशन जो इस तरह से, ये तो आपने एक सिंपल अटेम्प्ट में इस तरह से सॉल्व कर दिया। दैट वाज नॉट अ बिग डील। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पे लिखा है साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। भाई बात सुने, ओमेगा टी माइनस के एक्स है ना, इसका मतलब ये है द वेव इज मूविंग टू द राइट ऑफ द प्लेन। अगर यहाँ पे होता ओमेगा टी प्लस के एक्स, तो फिर हम लेते द वेव इज मूविंग टू द लेफ्ट ऑफ द प्लेन, ये हम लिखते हैं। अच्छा, तो यहाँ रिप्रेजेंटेशन से हमें ये पता चल रहा है द वेव इज एक्चुअली मूविंग टू द राइट ऑफ द प्लेन, नेगेटिव साइन की वजह से। पहली बात ये, इफ यू रिकॉल, तो यहाँ पे कंपैरिजन करके अगर आप देखना चाहें तो बड़ी सादी सी बात है, टी के आगे मतलब टी का जो कोएफिशिएंट होता है ना, ये ओमेगा कहलाता है। अब टी का कोएफिशिएंट क्या 2 पाई है, तो हम कह सकते हैं ओमेगा या 2 पाई एक ही बात है। अच्छा, जो x का कोएफिशिएंट होता है वो k समझा जाता है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 ही है ना, तो हम यूँ कह सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ प्रोपेगेशन कांस्टेंट और वेव नंबर इज 1। अच्छा, फाई ये क्या कहलाता है, आपका फेज डिफरेंस कहलाता है, और ये आपका इस तरह से ये है। तो गिवन इक्वेशन में से आप डेटा बनाना चाहें तो बना सकते हैं। आपका ओमेगा कितना है, 2 पाई है। आपका यहाँ पे प्रोपेगेशन कांस्टेंट कितना है, आप कह सकते हैं 1 है। आपका जो फाई है वो कितना है, पाई ओवर 3 है। फिर वो आप प्लस माइनस भी लिख सकते हैं इस तरह से। अगर यहाँ पे माइनस पाई अपॉन 3 है तो भी लिख सकते हैं आप प्लस 3 लिखें, क्योंकि फेज डिफरेंस हम इसको कहते हैं।
जिसमें फेज लीड भी होता है, फेज लैग भी होता है। मतलब ओरिजिन से राइट में भी शुरू हो सकती है, तो ओरिजिन से लेफ्ट में शुरू हो सकती है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट एंगल कैन बी डन इन दिस वे। चलें अब हम आते हैं इस पे एमसीक्यूज को जरा देखें। इधर देखें सेकंड वाला ना, द स्पीड ऑफ द वेव इज डैश। अगर आपको याद है एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ द वेव, तो वहां पे मैंने आपको वाज़ेह तौर पे ये बताया था, स्पीड ऑफ द वेव कैन बी ओमेगा अपॉन के। इफ यू रिमेंबर दैट लेक्चर, वहां पे हमने ये बात की थी ना। अच्छा, ओमेगा कितना है? जो टी का कोएफिशिएंट होता है। गिवन एक्सप्रेशन में टी का कोएफिशिएंट 2 पाई, क्योंकि मैंने यहाँ पे एज अ डेटा लिख दिया आपको, यहाँ पे ये आपका 2 पाई। के कितना है? के प्रोपेगेशन कांस्टेंट है, दैट इज इक्वल टू 1। तो 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू रखें 3.142। आप इसको करें सॉल्व, आपको जवाब इस तरह से मिलेगा। इट मीन्स के स्पीड इज 6.284 मीटर पर सेकेंड। तो देखें ऑप्शन कौन सा सही बनेगा? थर्ड ऑप्शन सी होगा इस एक्सप्रेशन के मुताबिक ना। दूसरी बात क्या कह रहा है? फेज डिफरेंस क्या है भाई? इधर देखें, इधर देखें, अगर कोई वेव ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है ना और इज मूविंग टू द राइट, तो इस वेव को हम लिखते हैं a इंटू साइन, ये साइन है, अच्छा ओमेगा टी माइनस के एक्स, इस तरह से, पर प्लस समथिंग हम नहीं लिखते क्योंकि ये ओरिजिन से ही शुरू हो रही है। अच्छा, एग्जैक्टली इन द सेम वे इफ वेव इज मूविंग टू द राइट, पर वो एक पर्टिकुलर डिफरेंस ऑफ एंगल पे शुरू हुई है, फॉर एग्जांपल पाई अपॉन 3 से, पाई अपॉन 3 से शुरू हुई है कुछ इस तरह से। अगर ऐसे है तो फिर हम इसको पता कैसे लिखेंगे? a इंटू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, वही है। अच्छा, यहाँ पे हम देंगे पाई ओवर 3, हम ऐसे लिखेंगे। ओरिजिन के कंपैरिजन में जो एंगल है जहाँ से आपने पार्टिकल या प्रोपेगेशन आपने वेव की कराई है ना, वो उसका फेज डिफरेंस कहलाता है। तो अब जरा गिवन एक्सप्रेशन के मुताबिक देखें कि ओमेगा टी माइनस के एक्स सही है। अच्छा, प्लस समथिंग है ना, मतलब जो एंगल की वैल्यू ना, ये फेज डिफरेंस कहलाता है। अच्छा, ये कंप्लीट फेज डिफरेंस नहीं है, ये फेज है, पर इसमें जो डिफरेंस ऑफ एंगल है जहां से विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन कोई भी वेव स्टार्ट होती है ना, वो फेज डिफरेंस कहलाता है। तो यूं आप इस गिवन एक्सप्रेशन के मुताबिक देखें तो प्लस पाई अपॉन 3 जो आपका है, ये आप सिंपली कह सकते हैं फेज डिफरेंस कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो थर्ड वाला एमसीक्यूज है जिसमें आप फेज डिफरेंस की बात करते हैं, दैट कैन बी पाई ओवर 3 रेडियन, जो कि एंगल में कितना बनेगा? 60 डिग्री। तो ये है एक छोटी सी कहानी जो कि प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की एक्सप्रेशन से पैरामीटर हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ऑलराइट, इसी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का अगर ग्राफ गिवन हो, देखिए ना, मैंने पॉसिबिलिटीज के ऊपर बात करनी है। पहली पॉसिबिलिटी ये कि अगर एक्सप्रेशन आपने दी हुई है ना और फिर आप उसके पीछे जा रहे हैं, तो हम कैसे डील करें? अच्छा, जो दूसरी पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पे ये कि ग्राफ अगर गिवन हो, जैसा कि ये है ना, ये ग्राफ है, इस ग्राफ के मुताबिक हम कैसे लेंगे? भाई बात सुने, अगर आपको याद हो मैंने आपको वाज़ेह तौर पे ये बताया था कि जो वेव है उसका फंक्शन 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। मतलब वेव फंक्शन के डोमेन आपके x भी होता है और यहाँ पे आपका डोमेन टाइम t भी होता है। पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल कैन बी बेस्ट लोकेटेड बाय मीन्स ऑफ x एंड t बोथ, राइट? क्योंकि कौन सा पार्टिकल मतलब x कितना है और किस वक्त पे वो किस तरह से ऑसिलेट कर रहा है, मतलब हर पार्टिकल को आप हर पार्टिकल की पोजीशन मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ है। तो यूँ आप कह सकते हैं कि वेव आपकी इस तरह से होगी, ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने जो ग्राफ बनाया है ना, इस ग्राफ को देखकर आपने कुछ चीज़ें मालूम करनी है जो आपकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स हैं। पर मैं थोड़ा ग्राफ बता दूँ, यहाँ पे y एक्सिस है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव आपने गिवन है, यहाँ पे 5 यूनिट्स जो भी इसका है वो है, ठीक है। और यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ किसके हैं, ज़रा आप इसकी स्केलिंग देखें, पता चल जाएगा x और t की। मतलब जो पहला वाला कोऑर्डिनेट है वो x है, दैट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर। दूसरा वाला जो कोऑर्डिनेट है दैट इज टाइम, डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड। इसके जो यूनिट हैं वो आपने इस तरह से लिए। ओके, लिसन भाई, ये वाली जो पोजीशन है ना, यहाँ पे 0.5 कामा 1, इसका मतलब पता क्या है, x 0.5 है सेंटीमीटर में और 1 सेकेंड।
1 कामा 2 का मतलब क्या, x 1 है इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर और आपका t 2 है, देन 1.53 एंड सो ऑन। ये सारे वैल्यूज आपने इस तरह से। हम आते हैं एमसीक्यूज में। इधर देखें, पहला एमसीक्यूज क्या कहता है, जरा स्टेटमेंट को जरा चेक करेंगे ना। द टाइम पीरियड ऑफ द वेव इज डैश। भाई इस वेव का टाइम पीरियड क्या है, बड़ी सादी सी डेफिनेशन, टाइम पीरियड को रिकॉल करें। क्या होता है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ वेव टू कंप्लीट वन साइकिल। ऐसे होता है ना, एक साइकिल कंप्लीट करने में जो उसको वक्त लगता है, जो उसको वक्त दरकार होता है। तो इसी के मुताबिक ज़रा ग्राफ को देखें कि साइकिल कंप्लीट कहाँ पे हो रहा है। ज़रा देखें, ये वेव यहाँ से शुरू हुई है ना, जो डिस्टर्बेंस है वो एक साइकिल तकरीबन यहाँ तक हो तक है, यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप कह सकते हैं एक साइकिल होगा, एग्जैक्टली फ्रॉम हियर टू हियर। क्योंकि साइकिल का मतलब है पार्ट, जो डिस्टर्बेंस है ना वो खुद को रिपीट करे। यहाँ से आगे जाएंगे ना तो यही वेव अपने आप को रिपीट कर रही है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ तक एक साइकिल है। एक साइकिल मुकम्मल करने में जो उसको टाइम लगता है ना, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ, वी कैन से, टाइम पीरियड। अब देखें, जब एक साइकिल कंप्लीट होने जा रहा है उस वक्त टाइम कितना है, मतलब दूसरा कोऑर्डिनेट कितना है, ये देखो ज़रा। जब एक वेव कंप्लीट हो रही है तो दूसरा कोऑर्डिनेट है 4, मतलब 4। इसका मतलब यूँ बना, द टाइम पीरियड ऑफ द गिवन वेव इज 4 सेकेंड। तो यूँ पहले एमसीक्यू का जवाब बड़ा सीधा साधा, द टाइम पीरियड ऑफ द वेव इज एग्जैक्टली 4 सेकेंड। आप ऐसे कह सकते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है, इस तरह से, ठीक है। ओके, दूसरी बात, स्पीड ऑफ द वेव इस तरह से कितनी है, मतलब जो डिस्टेंस कवर करती है उसका रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज किस चीज़ का, डिस्टर्बेंस, मतलब वेव जो डिस्टेंस कवर करती है पर यूनिट टाइम, उसको हम कहेंगे स्पीड। अब ज़रा ग्राफ को देखें। ग्राफ में बड़ी सादी सी बात है, x और t डिफाइन है। फर्स्ट में x है, सेकेंड कोऑर्डिनेट में आपका t है। डेफिनेशन ऑफ स्पीड को फॉलो करें, द चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ये है ना स्पीड। मतलब इधर देखें, स्पीड को हम डिफाइन करते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। अब यूँ कहते हैं ना। अब आपकी मर्जी है, कोऑर्डिनेट आपके पास यहाँ पे मौजूद है, किसी भी कोऑर्डिनेट को ले लें और उनका रेशियो निकालें। लाइक यहाँ पे निकालें x अपॉन टी, या आप यहाँ पे निकालें 1/2, या यहाँ पे निकालें, इधर निकालें, जो आप दिल करें, आपको स्पीड मिल जाएगी। इसका मतलब ये कि इन कोऑर्डिनेट का रेशियो किसी भी जगह पे अगर मैं निकालूं तो तकरीबन क्या मिलेगा, देखें इधर, स्पीड इज इक्वल टू x अपॉन टी ना। मिसाल की तौर पे पहला वाला कोऑर्डिनेट मैंने 0.5 लिया, टाइम 1 है, तो यूँ हम कह सकते हैं कि जो स्पीड है वो 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। यहाँ पे देखें तो कितना बनेगा, 1 आपका x है, 2 आपका टाइम है, 1/2, वही बात बनी ना 0.5। या इधर देखें, किसी भी कोऑर्डिनेट के हिसाब से आप रेशियो निकालें, आपको पता जाएगा। इसका मतलब ये होना कि स्पीड ऑफ द गिवन वेव कैन बी वेल डिफाइंड एज x अपॉन t, तो यूँ आप इस तरह से मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, 0.5, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। द वेवलेंथ ऑफ द वेव कितनी है, वेवलेंथ, लेंथ ऑफ द वेव फॉर वन साइकिल इज कॉल्ड एज वेवलेंथ, ये कह दो। या जो ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं, आप यूँ समझ लें, ट्रांसवर्स वेव में वेवलेंथ को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। सिंपल जो डेफिनेशन है, इधर देखें, ट्रांसफर वेव के हिसाब से मैं आपको थोड़ा समझा दूं। ये है ट्रांसफर वेव, ठीक है। अच्छा, ये क्रेस्ट है और ये भी इसका एक और क्रेस्ट है, या यूं समझ लें ये इसका ट्रफ है, ये एक और ट्रफ है। अच्छा, दो लगातार क्रेस्ट के बीच में या दो लगातार ट्रफ के बीच में जो सेपरेशन होती है ना, एग्जैक्टली इज इक्वल टू 1 लैम्डा और 1 वेवलेंथ। तो यूँ आप इस तरह से मालूम कर सकते हैं कि क्या बनेगा। भाई इधर देखें, ये आपका एक क्रेस्ट है और ये आपका दूसरा, इनके बीच में जो सेपरेशन होगी दैट वुड बी लैम्डा। या ये आपका एक ट्रफ है और दूसरा ट्रफ, सेपरेशन बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ट्रफ इज आल्सो इक्वल टू 1 लैम्डा। अब ये कहानी हम अपनी गिवन एक्सप्रेशन में मालूम करेंगे। इधर देखें, जो आपका ग्राफ है उसमें क्रेस्ट को लोकेट करें, भाई एक ये रहा, दूसरा लोकेट करें, ये रहा। इसका मतलब ये हुआ, पहले क्रेस्ट
कि कोऑर्डिनेट की पोजीशन क्या है एक्स एक्सिस के हिसाब से, क्योंकि हम लेंथ पे जा रहे हैं, टाइम नहीं, लेंथ पे जा रहे हैं। तो पहले क्रेस्ट जो फर्स्ट वन है ना, उसमें एक्स का कोऑर्डिनेट आपका तकरीबन 0.5 है गिवन ग्राफ के मुताबिक, ठीक है। अच्छा, जो सक्सेसिव है मतलब जो लगातार है दूसरा वाला, उसकी पोजीशन क्या है एक्स प्लेन में 2.5 है, 2.5। तो देखें ना ज़रा, 0.5 से लेकर 2.5 कितनी लेंथ बनेगी, कितनी बनेगी भाई? आपने क्या करना है, x2 माइनस x1 करना है। आप इन पोजीशन को माइनस करें तो यू विल गेट आंसर, या आपको जो जवाब मिलेगा सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट आपको मिलेगा ना, दैट वुड बी 2 सेंटीमीटर। 2.5 में से 0.5 माइनस करें, आपको जवाब मिल जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो बड़ी सारी सी बात है, जो वेवलेंथ ऑफ द वेव है वो आपका इस तरह से 2 सेंटीमीटर। तो ये है किसी भी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव को। तो अब देखें जो पॉसिबिलिटीज़ है ना वो मैंने आपको बता दी, जो प्री एंट्री में आमतौर पे आते हैं, या जो चीज़ें आपने लेक्चर्स में डिस्कस की थी उनको हमने थोड़ा ऑब्जेक्टिव वे पे देखा कि इन इक्वेशन या इन सारी इतनी बड़ी मैथमेटिक का मतलब क्या है ना। तो ये सारी कहानी MCQs में जो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है खासतौर पे, यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे डिस्कस करा दी, ठीक है। अच्छा, अब हम कुछ स्टैंडिंग वेव खासतौर पे जो होती हैं स्ट्रिंग में खासतौर पे, या किसी ऑर्गन पाइप में, एक दो MCQs हम उसके भी करते हैं। तो अब देखो स्टूडेंट, जो हमने थोड़ी देर पहले जो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है ना उसके भी देखे ना, एग्जैक्टली इसी तरह से अब हम आते हैं स्टैंडिंग वेव पे, जिसमें हम दो चीज़ों की बात करेंगे। मतलब स्टैंडिंग वेव में आपने, अगर आपको याद हो, स्टैंडिंग वेव में स्ट्रिंग की भी हमने बात की, हमने ऑर्गन पाइप को भी कवर किया था ना। तो कुछ MCQs इनके जो कि हम इन दोनों में देखते हैं। अच्छा, पहले आप इन MCQs को थोड़ा नज़र घुमाएं, इन MCQs को थोड़ा देख लें, इस पर हम आते हैं। ये वाला पोर्शन आपका स्टैंडिंग का है, राइट, ये वाला, और जो सामने वाला दूसरा पोर्शन पार्ट है ये आपका ऑर्गन पाइप है। इन MCQs को थोड़ा आप देख लें, इसकी एक्सप्लेनेशन पे हम आएंगे। ऑलराइट स्टूडेंट, अब जो पहला वाला है ना ये स्ट्रिंग से रिलेटेड है। अब इसकी स्टेटमेंट, मतलब इन दोनों MCQs को ये स्टेटमेंट कवर करती है। तो जो स्टेटमेंट है इसको ज़रा देखें क्या कह रहा है। स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 4 मीटर वाइल स्लाइटली प्रेस्ड एट 1/6 ऑफ इट्स लेंथ, मतलब स्ट्रिंग को आप एक जगह से कम प्रेस करते हैं और जो जिस जगह से हम प्रेस करते हैं वो इसने दी है 1/6। ओके, देन इट वाइब्रेट एट द रेट ऑफ दिस वन, मतलब स्पीड उसकी ये है। इफ स्ट्रिंग इज क्लोज्ड एट बोथ एंड, जो है वो यहाँ पे ये कि भाई स्ट्रिंग आपने दोनों हिस्सों पे या दोनों साइड पे अटैच किया हुआ है, ओपन नहीं है, दोनों साइड पे क्लोज्ड है। अच्छा, MCQs की पोजीशन क्या है? पहला आपसे ये पूछा गया है कि पोजीशन ऑफ इट्स एंटी नोड। अच्छा सुने, तो पहले जरा हम इसको देखते हैं, इसकी डायग्राम को हम देखते हैं, इस MCQs का या इस स्टेटमेंट का हम थोड़ा डायग्राम बनाना चाहेंगे। आप ये डायग्राम थोड़ा देखें, इधर देखें। अच्छा, जो स्ट्रिंग है ना दोनों एंड पे आपने अटैच किया हुआ है, नंबर 1। जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो आप सिंपली कह सकते हैं हाउ मच, दैट इज एग्जैक्टली 4 मीटर। ये भी है भाई। हार्मोनिक कितने बनेंगे जब हम इसको प्रेस करते हैं ना? अच्छा, कहाँ पे प्रेस करेंगे ये है मैं, वो 1/6। आपको अगर मेरा लेक्चर याद है तो वहाँ पे जनरल फार्मूला मैंने बताया था कि कहाँ पे हम प्रेस करते हैं। जो जनरल फार्मूला था वो क्या था पता है? तो इधर देखें, उस जनरल फार्मूला के मुताबिक आप जाएं तो इट वाज x इज इक्वल टू लेंथ अपॉन 2 इंटू n। ये था एक जनरल फार्मूला, मतलब जो जगह है जहाँ से आप प्रेस करते हो वो है l अपॉन 2 इंटू n, मतलब टोटल लेंथ का 1/2 nth, 1/2 इंटू n। इसका मतलब यूँ हुआ कि इस 1/6 को इस स्टैंडर्ड फार्मूला के मुताबिक अगर लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एल वही आपका 2 इंटू 6 है ना, मैं इसको 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ या नहीं? अगर आप 2 इंटू 3 लिखें तो स्टैंडर्ड कंपैरिजन के मुताबिक 2 आपका वही है। एन की जगह मैंने क्या रखा, जो हमें 1/6 मिला, एन की जगह आपने क्या रखा है, 3 रखा है। एन की जगह 3 का मतलब ये है कि स्ट्रिंग में नंबर ऑफ हार्मोनिक्स जो बनेंगे ना 3 बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि 3 हार्मोनिक बनेंगे, या आप सिंपली कह सकते हैं 3 लूप बनेंगे। अच्छा, ये मैं एज अ डायग्राम भी इस तरह यूँ आपको बना के देता हूँ। तो इस स्टेटमेंट की डायग्राम ये है, 3 हार्मोनिक है। अच्छा, पोजीशन ऑफ एंटी नोड,
अगर आपको याद है एंटी नोड कहाँ कहाँ पे होंगे, अगर आपको स्टैंडिंग वेव के उस टॉपिक में याद है जो आपको पढ़ाया गया ना, वो इस तरह से था, इफ़ यू वर देयर, इफ़ यू रिमेंबर दैट माई लेक्चर, पोजीशन ऑफ एंटी नोड, जो सक्सेसिव एंटी नोड होते हैं ना, उनकी पोजीशन ऐसी होती है, λ/4 पे होता है एक, क्योंकि 0 पे नोड ही होता है। ये पोर्शन कौन सा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लैम्डा है ना, इसका ये वाला कौन सा, हाफ लैम्डा, तो ये कौन सा होगा, λ/4 होगा। अच्छा ये कौन सा, 2 λ/4, फिर ये कौन सा आपका 3 λ/4 होगा, ये कौन सा 4 λ/4, पर ये कौन सा आपका 5 λ/4। तो भाई कहने का मतलब ये पोजीशन ऑफ एंटी नोड होता है λ/4, 3 λ/4, 5 λ/4 एंड सो ऑन। जनरल फार्मूला ये है ना, पर जो नोड यहाँ पे हैं टोटल वो है 3, तो आपने इनकी पोजीशन मालूम करनी है, राइट। अच्छा सारी कहानी अपनी जगह पे, लेकिन इन पोजीशन को मालूम करने के लिए पहले आपको लैम्डा का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम वेवलेंथ मालूम करना चाहेंगे, और वेवलेंथ को इस्तेमाल करके ये सारी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा तो वेवलेंथ क्या होगी, स्टैंडिंग वेव के उस टॉपिक में जो वेवलेंथ का आपको मैंने जनरल फार्मूला बताया था ना, वेवलेंथ फॉर एनी नंबर ऑफ हार्मोनिक, उसका जो जनरल फार्मूला था, इफ़ यू रिमेंबर दैट, तो जनरल फार्मूला था 2L/N, जनरल ये था, इफ स्ट्रिंग इज अटैच्ड और क्लोज बिटवीन 2N। अच्छा 2 वही है आपका, L लेंथ है कितनी, 4 हार्मोनिक कितने 3, तो आप कह सकते हैं 8/3 मीटर आपका लैम्डा है। वेवलेंथ आपको इस तरह से मिल गई, जो वेवलेंथ ऑफ द वेव है 8/3। इसी वेवलेंथ को इस्तेमाल करके हम एंटी नोड की पोजीशन मालूम करना चाहेंगे। अच्छा पहला वाला एंटी नोड कहाँ पे होगा, λ/4 पे होगा। लैम्डा कितना भाई 8/3 डिवाइडेड बाय 4, वही आपका टेबल लगा के सॉल्व करें तो ये पहले एंटी नोड की पोजीशन आपको मिल जाएगी। कितना है वो, 2/3। एग्जैक्टली यूं दूसरा वाला कहाँ पे होगा, 3 λ/4 पे होगा ना, 3 × λ/4 पे होगा, सिंपल सी बात है। अच्छा 3 आपका वही λ/4, लैम्डा आपका क्या बनेगा यहाँ पे 8/3 आपका वही है अपॉन 4, आप इस तरह से वही लिखें एग्जैक्टली इन दिस वे। अच्छा ये टेबल लगा लें, 3 कटेगा कैंसिल होगा 2, तो यूं कैन से दूसरे वाले की पोजीशन 2 पे है, दूसरा एंटी नोड। तीसरा वाला कहाँ पे होगा, बड़ी सिंपल सी बात है, तीसरे के लिए आप बात करते हैं क्या 5 λ/4, तो 5 λ/4, 5 वही है, लैम्डा कितना 8/3/4, ये 2 का टेबल लगा लें, 2 5 10/3, पहला 2/3 पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा है। सो ऑप्शन को देखें कौन सा है जो सीरीज के मुताबिक है, सेकंड ऑप्शन बी आपका सीधा साधा करेक्ट आंसर है। पोजीशन ऑफ एंटी नोड कहाँ कहाँ पे होगी आप इस तरह से बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा दूसरे एमसीक्यू की तरफ बढ़ें, टेंशन इन स्ट्रिंग इज डबल्ड, ओके, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन क्या होगी। भाई पहली बात सुनो, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन, देखें फर्स्ट ओवर एक फंडामेंटल, कुल मिला के हार्मोनिक कितने 2 हो गए ना, तो इसका मतलब यूं हुआ फर्स्ट ओवरटोन असल में सेकंड हार्मोनिक का दूसरा नाम है, सही है। अच्छा सेकंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लेकिन कब, जब हम टेंशन बढ़ाएंगे तो। अब यार देखें स्ट्रिंग में जब आप स्ट्रेच करते हो तो टेंशन अपना डेवलप्ड होता है, आपको याद होना चाहिए जो सोनोमीटर में हमने डिस्कस किया था स्ट्रिंग वेव में, कि भाई जब आप टेंशन बढ़ाते हैं तो यूं फ्रीक्वेंसी पे फ़र्क पड़ता है, तो उसी कहानी को हम यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहेंगे, ठीक है। तो अब देखें ज़रा, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड हार्मोनिक आपसे पूछी गई है और उसका जनरल फार्मूला है 2 × V/2L, जो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन। अब ये फ्रीक्वेंसी में उसकी बात कर रहा हूँ जब हमने टेंशन बढ़ाया नहीं था, क्योंकि हम पहले तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी देखें कितनी है, फिर हम उसको रिलेट करते हैं। रिलेशनशिप कुछ इस तरह से है, ज़रा देखें, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडिकल ऑफ टेंशन। अगर आप टेंशन ट्वाइस करेंगे तो आप यूं कह सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है वो ओरिजिनल वैल्यू से रेडिकल 2 टाइम होगी। कितना होगी, रेडिकल 2 टाइम।
ओरिजिनल से रेडिकल टू टाइम। अब हम सबसे पहले ओरिजिनल तो देखें कि भाई ओरिजिनल कितनी है जो रेडिकल टू टाइम होगी। तो पहली फुर्सत में आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड हार्मोनिक पहले वो मालूम करें, फिर उसी टेंशन को बढ़ाने से इसी पे क्या फर्क पड़ा वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड हार्मोनिक का जनरल स्टेटमेंट जो आपके सामने है, 2 × V/2L। अब स्पीड कितनी है जरा ऊपर देखें, आप गिवन है 12। अच्छा 2 × L, व्हाट इज द लेंथ एक्चुअली 4 है, तो इसको आप करें सॉल्व, आपको पता चल जाएगा। ये फ्रीक्वेंसी है 3 हर्ट्ज, लेकिन भाई ये वो फ्रीक्वेंसी है जब हमने टेंशन नहीं बढ़ाया था, ये ओरिजिनल है 2। अब हम क्या करें, हम टेंशन बढ़ा रहे हैं, कितना, डबल। तो टेंशन डबल करने से फ्रीक्वेंसी कितना चेंज होगी, रेडिकल टू टाइम होगी। सिंपल सी बात है भाई, इसका मतलब यूं बना, पहले जो भी थी रेडिकल टू टाइम होगी। तो आई कैन अरेंज दिस इक्वेशन इन दिस वे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 × रेडिकल 2, आप ऐसे लिख सकते हैं। तो 3 × रेडिकल 2 हर्ट्ज इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो सही बनेगा कौन सा बनेगा, इसका डी करेक्ट आंसर है, डी इसका सही जवाब है, दैट्स इट। तो ये है स्ट्रिंग में मुख्तलिफ पॉसिबिलिटी। अब सच पूछें यहाँ से काफ़ी सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं, जैसा कि पोजीशन ऑफ एंटी नोड लिखा है ना, यहाँ पे ये लिखता है पोजीशन ऑफ सेकंड एंटी नोड, या पोजीशन ऑफ नोड कितनी है, या सेपरेशन, इस तरह से मतलब काफ़ी सारी यहाँ पे बातें हो सकती हैं आप इस पॉसिबिलिटी के मुताबिक अगर देखें तो। ऑलराइट, एग्जैक्टली इसी तरह से एक और है एमसीक्यूज जो कि ऑर्गन पाइप से रिलेटेड है। ऑर्गन पाइप मैं दोबारा से रिपीट करूं भाई, आमतौर पे म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट हैं जहाँ पे हम एयर प्रेस करते हैं और एयर जैसे हम पोर करते हैं, प्रेशर करते हैं ना, तो स्टैंडिंग वेव बनती है, और तो यूँ आप कह सकते हैं वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस्ड होता है। सिंपल आप किसी भी बांसुरी जो आमतौर पे होती है ना, कॉमनली हम इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे एक हिस्सा उसका ऑफ होता है, बंद होता है, दूसरा खुला होता है। आप यूँ ज़ोर से हवा प्रेस करते हैं, पोर करते हैं, तो यूँ आवाज़ पैदा होता है। साउंड वेव्स इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेटिंग बॉडी, तो यहाँ पे वाइब्रेशन होती है स्टैंडिंग वेव की, जो एयर वेव्स हैं उनकी आवाज़ पैदा होता है। अच्छा, ये ऑर्गन पाइप है सिंपल, इसको आप ऑर्गन पाइप कहते हैं देसी बांसुरी को, लेकिन अगर इसके दोनों हिस्से हम खोल दें तो भी सही है। अच्छा, तो भी आप यहाँ पे ऐसे आमतौर पे जो बजाते हैं ना इस तरह से, उसमें पता है क्या होता है, यहाँ से आपने एयर पोर किया, आपने एयर प्रेशर दिया, तो सामने आप सिंपली कह सकते हैं आवाज़ पैदा होता है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, शहनाई वगैरह हो गई या इस तरह की जो बातें है ना, क्रिस्टल्स आपके इस तरह से है ना, जो स्टैंडिंग वेव यहाँ पे आप प्रोड्यूस करते हैं, इन टर्न्स यू गेट द साउंड वेव एक्चुअली। तो भाई ये एमसीक्यूज उनसे रिलेटेड है ना, ऑर्गन पाइप से। अच्छा, एक ऑर्गन पाइप है, उसकी लेंथ भी गिवन है, ओपन एट वन एंड है। पहली बात ये, इट वाइब्रेट इनटू 3 हार्मोनिक। अब देखें ज़रा, जो डाटा है ना वो ये कि नंबर ऑफ हार्मोनिक आपको यहाँ पे सीधे साधे गिवन है, n = 3, और जो लेंथ ऑफ पाइप है वो भी गिवन है, और स्पीड जो रेट है वो भी आपको गिवन है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं वेवलेंथ ऑफ साउंड कितना होगा, मतलब जब ये बजेगा तो यहाँ पे आवाज़ जो पैदा होगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी। भाई आवाज़ की वेवलेंथ वही होगी जो इसके अंदर साउंड, अपना जो स्टैंडिंग वेव है उनकी वेवलेंथ है। बेहतर है आप स्टैंडिंग वेव की वेवलेंथ मालूम करें, तो आपको उसका जो प्रोड्यूस्ड साउंड वेव है उसकी वेवलेंथ आप मालूम कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट ए बिग डील। तो सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि स्टैंडिंग वेव जो अंदर बनेगी उसकी वेवलेंथ का फार्मूला क्या है। जो आपका ऑर्गन पाइप का लेक्चर था खास तौर पे, वहाँ पे मैंने आपको वाज़ेह तौर पे बताया था कि व्हेन पाइप इज ओपन एट वन एंड, तो जो वेवलेंथ का जनरल फार्मूला होता है, वेवलेंथ फॉर एनी नंबर ऑफ हार्मोनिक, इफ यू रिमेंबर दैट लेक्चर, तो वहाँ पे आपने ये पढ़ा था एन ऑड मल्टीपल ऑफ 4L, अपना 4L आपका वही होता, सॉरी 4L अपॉन एन ऑड मल्टीपल, जो स्टैंडर्ड था। बाकी इसकी फ्रीक्वेंसी ऐसे थी, जब भी आपने लिखा था ना, ऑड मल्टीपल ऑफ V अपॉन 4L, ये थी फ्रीक्वेंसी। लेकिन इसका जो जनरल फार्मूला वेवलेंथ के हिसाब से था ना वो ये था, मतलब ओपन एट वन एंड में 4L अपॉन इंटीग्रल मल्टीपल नहीं, ऑड मल्टीपल होता है, मतलब 4L अपॉन 2n-1, ये होता है फार्मूला इसका। तो बड़ी सादी सी बात है, गिवन जो एक्सप्रेशन है इसमें आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। 4 × L, लेंथ कितनी है गिवन है आपको 10,
n-1, 2 इंटू n, हार्मोनिक 3 है -1, तो ये बनेगा 40 और यहाँ पे बनेगा आपका 2 3 6 -1 5। तो आप सिंपली कह सकते हैं आपका जवाब क्या मिलेगा 8। तो यूँ 8 मीटर जो वेवलेंथ ऑफ वेव बनेगी, आप यूँ कह सकते हैं। ठीक है, स्टैंडिंग वेव जो बनेंगे ना उसकी वेवलेंथ 8 मीटर, तो उन स्टैंडिंग वेव की वजह से जो आवाज़ पैदा होगा उसकी वेवलेंथ भी यही होगी, मैच होती है हमेशा के तौर पे। तो डू रिमेंबर इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। इसका सही जवाब है थर्ड ऑप्शन सी ये। अब ज़रा और एक और एमसीक्यूज़ है, इसको देखें ज़रा। द सेपरेशन बिटवीन नोड एंड इट्स सक्सेसिव एंटी नोड। भाई देखें स्टैंडिंग वेव में चाहे वो ऑर्गन पाइप है, स्ट्रिंग है, नोड एंड एंटी नोड्स आर ऑलवेज सेपरेटेड बाय λ/4। ये आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं। मतलब आपसे ये पूछा गया है कि हमें बताएं कि λ/4 की वैल्यू क्या होगी नोड एंड एंटी नोड सक्सेस, मतलब उसके बगल वाला जो उसके बराबर वाला, दे आर सेपरेटेड बाय λ/4। तो आपसे λ/4 की बात की गई है ना, लैम्डा आपने ऊपर मालूम कर दिए पहले से, 8 वही है आपका। अच्छा अपॉन 4, तो आप इसको टेबल लगा के सॉल्व करें, आपको आंसर मिल जाएगा। तो यूं आप कह सकते हैं एनी नोड, किसी भी नोड, और जो एंटी नोड है ना उनके बीच में जो सेपरेशन है वो आप सिंपली कह सकते हैं यूं इस तरह होगी। ये अगर नोड है और ये एंटी नोड है तो इनके बीच में जो सेपरेशन कितनी होती है λ/4, और वो λ/4 कितनी बनी 2 मीटर। तो सेकंड ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक। अच्छा, जो तीसरा एमसीक्यू है इसी स्टेटमेंट का वो ये, द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड हार्मोनिक क्या बनेगी, दूसरे मतलब सेकंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो भाई ये देखें ना जरा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ nth का जनरल फार्मूला ये है आपका। द फ्रीक्वेंसी ऑफ nth हार्मोनिक का जनरल फार्मूला क्या है, एन ऑड मल्टीपल ऑफ v/4n। ये है स्टैंडर्ड फार्मूला, आप इस फार्मूला को इस्तेमाल करें, बड़ी सिंपल है। अच्छा सेकंड हार्मोनिक है ना, तो n की जगह रखेंगे 2, -1 आपका वही है। अच्छा v/4n स्पीड कितनी है 24, 4 इंटू l कितना है आपका 10 है। अब इसको करें सॉल्व, ये 2 2 4 -1 3 इंटू 24 और 4 इंटू 10 ये बना। अच्छा 4 का टेबल लगा लें 6 टाइम, 6 3 18, 18/10 का मतलब है 1.8। तो 1.8 हर्ट्ज दैट वुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड हार्मोनिक। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे इसका डी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 1.8 हर्ट्ज। तो ये है एक सिंपल सी बात जो कि फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। सेकंड है ना, वहाँ पे मैंने थर्ड भी पूछना होता तो इंटीग्रल मल्टीपल के n की वैल्यू में आप 3 लिख देते, या यहाँ पे जो ऑड मल्टीपल के फार्मूला में n की जगह आप ये लिखते ना। तो दीज आर द कॉन्सेप्ट फॉर स्टैंडिंग वेव, और उनके जो ऑब्जेक्टिव पॉसिबिलिटीज़ हैं उन पर हमने बात की। तो भाई ये है कि वेव का तकरीबन आपने पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। जो भी आपके एमसीक्यूज़ हैं वो भी, आपका एक लेक्चर रिमेनिंग था जो ड्यू था वो भी आपको मिल गया ना। तो अगला जो सीरीज़ है यहाँ पे, मतलब जो आपकी ये लेक्चर सीरीज़ चल रही है ना, इसमें जो कमिंग आपका लेक्चर है दैट वुड बी फॉर द लॉन्गिट्यूडनल वेव, कंप्रेशनल वेव, या दूसरी माने में साउंड वेव। हम जो नेक्स्ट पोर्शन होगा, नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसमें हम साउंड वेव के हिसाब से बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपने ये चैनल सब्सक्राइब करना है, शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, देखना भी है, ताकि आप अच्छे डॉक्टर बन सकें, अच्छे इंजीनियर बन सकें, और इस कौम की जो हम हैं, जो इंसानियत है ना, आप इनकी मदद कर सकें। थैंक यू वेरी मच।